Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic Partnership Organizations. Partnership Organizations की ये हमारी पार्ट बी की वीडियो है। पार्ट ए की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इसका लिंक आपको ऊपर प्रोवाइडेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक में जाके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड एंड माइनर पार्टनर के बारे में। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम बात करते हैं तो हम एग्रीमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जिसमें पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट साइन किया जाता है। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में किया जाता है, बट जिसका फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं होता। प्रूफ ना होने की वजह से कई बार पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और हमें अपनी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस को डिसॉल्व भी करना पड़ सकता है। तो बेटर होता है, मोस्टली पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो रिटन एग्रीमेंट साइन करती हैं ताकि कन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो। रिटन एग्रीमेंट जब हम साइन करते हैं तो रिटन एग्रीमेंट्स को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप्स। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है जो स्पेसिफाई करता है टर्म्स और कंडीशंस पार्टनरशिप्स की, और उसी पे बेस पार्टनर से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं, अब हम बात करेंगे उन सब पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। हम अपने पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस हेड ऑफिस का स्पेसिफाई करेंगे। नेम से रिलेटेड हम क्या बात करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेम है जिसके अंडर सारी बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएंगी। हम कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नेम चूज नहीं करेंगे जो जनरल पब्लिक को क्या करे, कंफ्यूज करे। और कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करे हैं, अगर हमें वो वर्ड्स यूज करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेम में तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। वो किस तरह के टर्म्स हो सकते हैं, किस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। लाइक अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेम में एम्परर यूज करना है, किंग यूज करना है, क्वीन यूज करना है, रॉयल यूज करना है या पार्लियामेंट जैसा वर्ड हमने यूज करना है, तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है पहले। उसी के बाद हम ऐसे वर्ड्स को अपने नेम में यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम और हेड ऑफिस का एड्रेस क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। इसका क्या मतलब हुआ, हम जितने भी पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं उन सारे पार्टनर्स का नेम और उन सारे पार्टनर्स का एड्रेस पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है हम पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमारी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में रहेगी। लाइक जब हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स की, उसमें हमने बात करी थी पर्टिकुलर पार्टनरशिप की। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है वो पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप की तो आप ऊपर प्रोवाइडेड लिंक में जाकर देख सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप अगर हमारी बिजनेस इस टाइप की है तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करेंगे कि हमारी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइम पीरियड के लिए बनी है और किस टाइम पीरियड के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। इसका मतलब हुआ कि जितना भी अमाउंट एज कैपिटल हमारे पार्टनर्स बिजनेस में लेकर आए हैं, हमारे पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उन सब की डिटेल, उस सारे अमाउंट की डिटेल हम पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो का मतलब होता है वो रेशो जिस रेशो में सारे पार्टनर्स बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स
को या बिजनेस में होने वाले लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो रेशो भी हम स्पेसिफाई करेंगे पार्टनरशिप डीड में, ताकि फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पार्टनर्स के बीच में अराइज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस। नेचर ऑफ फर्म्स बिजनेस का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस किस तरह का है, किस तरह का नेचर है बिजनेस का। हमारा बिजनेस ट्रेडिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, वो भी हमें पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस। स्कोप का मतलब होता है एरिया। हमारा बिजनेस लोकल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा बिजनेस नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, या हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे, वो भी हमें पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स का मतलब होता है हमने जितनी अपने पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करनी है उस सब की डिटेल भी हमें डीड में देनी पड़ेगी। प्लस अगर किसी डीलिंग के ऊपर, किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर हमें किसी पार्टनर को कमीशन देनी है तो वो भी हमें पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो सारी टर्म्स और सारी कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करनी है जिन टर्म्स पे, जिन कंडीशंस पे हम अपने पार्टनर से लोन ले सकते हैं। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर से लोन लेगी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर को लोन देगी, वो सारी टर्म्स और कंडीशंस हम डीड में स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। पार्टनरशिप डीड में हम स्पेसिफाई करेंगे किन टर्म्स और किन कंडीशंस पे कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन से ड्राइंग्स ले सकता है और उन ड्राइंग्स पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी हम डीड में स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑडिट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने पार्टनरशिप डीड में पहले ही स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन ऑडिटर पर्सन आएगा जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में पहले ही स्पेसिफाई हो जाएगा किस पार्टनर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पे एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन का मतलब होता है कोई न्यू पार्टनर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, और रिटायरमेंट का मतलब होता है 60 की एज में या डिसाइडेड एज पे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हमने स्पेशल प्रोविजन बनाया रिलेटेड टू एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, वो भी हम स्पेसिफाई कर देंगे। एडमिशन और रिटायरमेंट के प्रोविजंस हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्पेसिफाई हैं और उसी से बेसिस हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन और रिटायरमेंट कर सकते हैं। बट अगर सारे पार्टनर्स ने मिलके कोई एक स्पेशल प्रोविजन बनाया है तो वो स्पेशल प्रोविजन डीड में प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है यहाँ पे हम मेथड स्पेसिफाई करेंगे गुडविल को वैल्यू करने का, जिस मेथड पे हम किसी के एडमिशन के टाइम पे या किसी के रिटायरमेंट के टाइम पे जिस मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो मेथड भी हमारी पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है किन सर्कमस्टांसेस में हम अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, खत्म करेंगे, वो सारे सर्कमस्टांसेस भी हम अपनी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है इन केस अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम उनसे रिलेटेड प्रोविजंस भी अपनी पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करेंगे कि हम उनके पैसे कैसे रिफंड करेंगे। अगर हमने उनके सक्सेशन को बिजनेस में एडमिट करना है तो उससे रिलेटेड भी प्रोविजंस हम पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स।
वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स का मतलब होता है अगर इन केस किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप के रूल्स को वायलेट किया, तोड़ा है, उनकी बाउंड्रीज के बाहर जाके कोई एक्टिविटी करी है, तो उससे रिलेटेड भी प्रोविजंस हम पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करेंगे। पार्टनरशिप डीड का लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है आर्बिट्रेशन क्लोज। आर्बिट्रेशन क्लोज का मतलब होता है अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और पार्टनरशिप इकट्ठे उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं कर सकते, तो पार्टनरशिप डीड में हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन थर्ड पार्टी बिजनेस में इन्वॉल्व होगा जो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कराएगा और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस होंगे, क्या राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उस आउटसाइड पार्टी की, थर्ड पार्टी की, वो सभी हम पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करेंगे। ये था हमारा पार्टनरशिप डीड का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब होता है वो पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है और जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में एज अ पार्टनर ज्वाइन करता है और उस पर्सन को किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं होती बाय वेरियस लॉज एंड एक्ट्स, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक माइनर पर्सन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है एज अ पार्टनर अगर उस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स अलाउ कर देते हैं कि माइनर पर्सन एज अ पार्टनर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है। माइनर पार्टनर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी होती है कि जब माइनर पार्टनर 18 ईयर्स से कम होता है, मेजॉरिटी अटेन करने से पहले माइनर पार्टनर की ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन होती है, और सेकंड कैटेगरी आएगी हमारी मेजॉरिटी अटेन करने के बाद माइनर पार्टनर की ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। उस टाइम पे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ माइनर पार्टनर को प्रॉफिट्स में शेयर देती है, लॉसेस में माइनर पार्टनर का किसी भी तरह का शेयर नहीं होता अनटिल वो मेजॉरिटी अटेन कर ले। तो माइनर पार्टनर प्रॉफिट्स में शेयर लेते हैं, सिर्फ लॉसेस में शेयर नहीं लेता। माइनर पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। माइनर पार्टनर की लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, लिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी माइनर पार्टनर की नहीं होगी। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स करे। फर्स्ट, सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर होगा, लॉसेस में शेयर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट हमने करा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को माइनर पार्टनर स्टडी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट की बात हमने यहाँ पे क्या की, माइनर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी माइनर पार्टनर की नहीं हो सकती। जितना उसका शेयर है उतने अमाउंट तक ही माइनर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इस कैटेगरी का कि माइनर पार्टनर को अगर पेमेंट्स नहीं मिलती उसकी एसेट्स की, उसके प्रॉफिट्स की, तो वो बाकी सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट सूट फाइल भी कर सकता है। मतलब अगर माइनर पार्टनर को पेमेंट नहीं मिली उसके प्रॉफिट्स की, तो वो कोर्ट में जाके बाकी सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं कि उसे इतना शेयर मिलना था बट उसे उस शेयर की पेमेंट नहीं हुई। ये था हमारा वो पोजीशन की बात हमने करी जब माइनर पार्टनर ने मेजॉरिटी अटेन नहीं करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। यहाँ पे माइनर पार्टनर को जिस डेट पे उन्होंने मेजॉरिटी अटेन करी उस डेट के नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर उन्हें पब्लिक नोटिस के थ्रू बताना होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मेजॉरिटी के बाद पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को एज अ पार्टनर ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर नोटिस इशू नहीं करते तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन उस पार्टनर को एज अ फुल फ्लेश्ड पार्टनर कंसीडर कर लेती है। फुल फ्लेश्ड पार्टनर का मीनिंग हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर प्रोवाइडेड है, आप वहां पर जाके इसका मीनिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं इस पार्ट को। वन पार्ट हमारे पास आएगा कि उन्होंने माइनर पार्टनर ने एज अ पार्टनर मेजॉरिटी के बाद
पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, और दूसरा पार्ट हमारे पास आएगा कि मेजॉरिटी के बाद पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को माइनर पार्टनर ने ज्वाइन नहीं किया। अगर एज अ पार्टनर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस में भी शेयर हो जाएगा, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, और वो उन सारे एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे जो माइनर के टाइम पे उनके सामने एक्ट्स हुए थे, उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे। मतलब इन केस अगर हम एक एग्जांपल से बात करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट था जो माइनर जब पर्सन था उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो माइनर पर्सन ने मेजॉरिटी अटेन कर ली, वो 18 ईयर्स के हो गए और उन्होंने पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी किया। तो अब पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी लायबल होंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो एज अ माइनर पार्टनर थे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेजॉरिटी अटेन करने के बाद अगर पर्सन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है एज अ पार्टनर, तो वो उन सारे एक्ट्स के लिए, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स के लिए लायबल होंगे जो माइनर के टाइम पे हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर माइनर पार्टनर ज्वाइन नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन को मेजॉरिटी अटेन करने के बाद, तो जिस डेट तक पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया, मतलब जिस डेट को उन्होंने पब्लिक नोटिस इशू किया उस डेट से पहले तक उनका प्रॉफिट्स में भी राइट रहेगा, लायबिलिटी भी उनकी लिमिटेड रहेगी, और वो उन सारे एक्ट्स के लिए लायबल रहेंगे उस डेट तक जब तक उन्होंने पब्लिक नोटिस इशू नहीं किया, जो कि उनके एज अ माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे। ये था हमारा माइनर पार्टनर का पूरा डिटेल्ड टॉपिक। इस वीडियो में हमने बात करी थी पार्टनरशिप डीड की और माइनर पार्टनर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।